Hello student, today we are going to start a very special type of cell division, that is meiosis. Earlier in the types of division I have told you that broadly we can divide the cell division into the three categories: amitosis, mitosis and meiosis. Amitosis, quite rare type of cell division found only in prokaryotes and rarely in eukaryotes, and it was a direct cell division, quite rapid but rare. Then we have studied mitosis, the most common type of general cell division which occurs in most of the cells, in diploid, in haploid, everywhere, and that is mainly for the growth and development of organism, for repair, regeneration, etc., etc. But beside these two, we have the third one, meiosis, which is a very specific type of cell division. Do not occur everywhere, and it takes place in specified cell in a specified time. Meiosis, the term was given by Farmer and Moore in 1905. Okay, the term meiosis was given by Farmer and Moore, and the term meiosis actually derived from a Greek word meum. Meum means to reduce. Actually, in this cell division, chromosome number of cell reduced to half, and that's why it is meum, means to reduce. Chromosome number get reduced, so it is called meiosis. In case of mitosis, chromosome number remains same. If suppose a cell having 10 chromosomes, the daughter cell will also have the 10 chromosome, and one cell divides into two, and both the daughter cell will have the same number of chromosome. And in mitosis, the daughter cells are genetically identical. They are clone. वो अपने पेरेंट्स से जैसी हैं वो आपस में भी क्लोन, सब आइडेंटिकल होता है, नथिंग डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू जीन पर्टिकुलरली. ओके, बट नॉट लाइक दैट इन केस ऑफ मियोसिस. मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. मियम मीन्स टू रिड्यूस. अगर हम मियोसिस को डिफाइन करें तो देखिए, मियोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम डुप्लीकेशन अकर वंस. एक और खास बात, यहाँ पर जो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन है वो एक ही बार होता है, बट सेल डिवाइड ट्वाइस. क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है सेल साइकिल की एस फेज में, वहीं पर ही क्रोमोसोम डुप्लीकेशन क्या, इनफैक्ट डीएनए डुप्लीकेशन डबल हो गया. ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, एस फेज में डीएनए डबल हुआ और फिर आगे चलकर कैरियोकाइनेसिस वगैरह से डिवाइड हो गया, दो डॉटर सेल बन गई. तो डिवीजन भी एक ही बार हुआ और डीएनए डुप्लीकेशन भी एक ही बार हुआ, इसलिए जो डॉटर सेल बनी उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंच गया, इक्वल नंबर ऑफ डीएनए पहुंचा. यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन तो एक ही बार होता है एस फेज में, बट डिवीजन दो बार हो जाता है, और दो बार डिवीजन होने की वजह से डॉटर सेल भी कितनी बनेंगी, 4, और डॉटर सेल में डीएनए कंटेंट हाफ हो जाएगा. अगर डुप्लीकेशन भी 2 टाइम होता और डिवीजन भी 2 टाइम होता तो अगेन देयर विल बी सेम सेल्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट नॉट लाइक दैट. हियर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन अकर वंस, बट डीएनए सेल डिवाइड्स ट्वाइस, और इसलिए यहाँ पर डॉटर सेल भी 4 बनेंगी. ठीक है, thus 4 daughter cells forms with half number of chromosome. क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ नंबर. ठीक है, therefore meiosis is also called reductional cell division, whereas हमने माइटोसिस को क्या कहा था, इक्वेशनल सेल डिवीजन. ये रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा. ठीक है, मियोसिस जो होता है, माइटोसिस की बात मैं कंपेयर इसलिए करता चल रहा हूँ कि देखिए हमने माइटोसिस का फंडामेंटल पार्ट पढ़ लिया, बहुत सी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी तो हम उनमें ज्यादा डिस्कस नहीं करें, बल्कि जो यहाँ खास बात है उसको डिस्कस करें. माइटोसिस डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल में होता है. ये चीज जो मियोसिस है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है. इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल, और वो भी हर कोई सेल नहीं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जो जर्मिनल सेल्स है, जो गैमेट्स बनाने वाली हैं, उनमें होता है. माइटोसिस वाज द जनरल सेल डिवीजन जो सोमेटिक सेल्स में होता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल का नंबर इंक्रीज करना. यहाँ सेल का नंबर इंक्रीज करना एम नहीं है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जहाँ जर्मिनल सेल्स हैं उनमें होता है मियोसिस, जिससे कि वो फिर गैमेट्स बना देती है. तो ये बहुत स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर टाइम पर ही होगा. और ये जो सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस होता है उनको कई बार हम मियोसाइट्स भी कहते हैं. साइट्स मीन सेल, मियोसाइट्स, एंड मियोसाइट्स नेवर अकर इन हैप्लॉइड सेल. ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, तो सेल अगर पहले हैप्लॉइड होगी तो और ज्यादा हाफ हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं. तो ये कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होती, हमेशा डिप्लॉइड में होंगी, हमेशा उन सेल्स में होंगी जो गैमेट बनाने वाली हैं. इनको मदर सेल, मियोसाइट्स भी कहा जाता है. ठीक है, meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproducing organism. देखिए, आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर पढ़ते हैं,
वहाँ पर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और लाइफ साइकिल बताई जाती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। और नॉर्मली लाइफ साइकिल में एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी लाइफ साइकिल में दो फेज तो होते ही होते हैं, एक हैप्लॉइड फेज, एक डिप्लॉइड फेज। कभी गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक भी बोला जा सकता है, ठीक है। और लाइफ साइकिल में जरूरी नहीं है इक्वल हो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें हैप्लॉइड फेज ज़्यादा डोमिनेंट है, डिप्लॉइड कम है, कुछ में डिप्लॉइड ज़्यादा है, हैप्लॉइड कम है, कुछ में बराबर सा भी है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड जनरेशन कब शुरू होगी, हैप्लॉइड फेज, गैमेटोफाइट भी कह सकते हो, ये हमेशा मियोसिस से शुरू होगा। मियोसिस होने के बाद जो हैप्लॉइड सेल बनती है उसी से हैप्लॉइड फेज शुरू होती, और बाद में इन हैप्लॉइड फेज में अल्टीमेटली गैमेट बनते हैं, फिर गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, फिर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉइड फेज, और यहाँ से डिप्लॉइड फेज शुरू हो जाती है, फिर वापस मियोसिस से हैप्लॉइड, तो ये अल्टरनेशन चलता है। तो जो मियोसिस है वो हमेशा ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का हैप्लॉइड फेज स्टार्ट करती है, एंड वेयर इज, एक और देखिए, फर्टिलाइजेशन एंश्योर द डिप्लॉइड फेज। ओके, फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज ले आता है और मियोसिस हैप्लॉइड फेज की बिगिनिंग होती है। मियोसिस एक्चुअली फॉर्म्स हैप्लॉइड गैमेट्स। मियोसिस जो होते हैं ये हैप्लॉइड गैमेट बनाती हैं, प्लांट्स के केस में स्पोर भी बनाती हैं, और उस हैप्लॉइड स्पोर से फिर गैमेटोफाइट बनता है, या एनिमल्स में डायरेक्ट गैमेट्स ही बन जाते हैं, जो भी हैं। सारी लाइफ साइकिल अलग अलग तरह की हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मियोसिस रिडक्शनल सेल डिवीजन है जो एक सेल के क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है। अच्छा, यहाँ बनने वाली जो डॉटर सेल हैं वो जेनेटिकली भी डिफरेंट होती है। जैसे माइटोसिस में तो दो डॉटर सेल बनी, क्रोमोसोम नंबर भी सेम, और वो होती भी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, क्लोन्स हैं, बट ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ एक तो जो डॉटर सेल बनेगी क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो ही गया, और जो डॉटर सेल है वो आपस में भी एक जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर नाम का प्रोसेस होता है, जीन में भी एक्सचेंज हो जाता है, तो जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल बनती है, ठीक है। मियोसिस में जैसा कि हमने कहा कि सेल डिवाइड्स ट्वाइस, तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो दो होते हैं। मियोसिस में दो डिवीजन होंगे जिनको मियोसिस 1, मियोसिस 2 कहेंगे। इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है। दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो मियोसिस 1 जो है इट इज हेटेरोटिपिक डिवीजन और एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर जो हाफ होते हैं वो मियोसिस 1 में होते हैं, इसको एक्चुअल सेल डिवीजन भी, एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, हेटेरोटिपिक कहते हैं, क्योंकि सेल्स में भी डिफरेंस आ जाता है दोनों डॉटर सेल्स में, ठीक है। इन दिस डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड, डीएनए तो डबल होता ही है इस फेज में, तो यहाँ भी डबल हो रहा है, तो हर क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। डुप्लीकेटेड एंड क्रोमोसोम बिकम्स डायड, क्रोमोसोम डायड होता है। एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ते, बट देखो एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, सपोज 10 क्रोमोसोम में तो 10 डीएनए होंगे, लेकिन एस फेज में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन तो 10 ही रहते हैं, बट उसके अंदर डीएनए डबल होकर 20 हो जाते हैं, तो एक एक क्रोमोसोम में दो दो डीएनए हो जाते हैं, वो डायड हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम डायड हो जाता है, बट क्रोमोसोम डज नॉट डिवाइड, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता। एक क्रोमोसोम में दो डीएनए हैं, ये क्रोमोसोम अलग नहीं हो रहा, तो क्रोमोसोम डायड ही है, और एक एक क्रोमोसोम में दो दो डीएनए हैं, ठीक है। यहाँ क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता, ओनली नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम अभी भी डबल है, ठीक है। उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है जिसको हम होमोटिपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, होमोटिपिक और इक्वेशनल, एंड इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, और वो भी कैसा माइटोसिस, हैप्लॉइड माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ तो पहले में ही हो गए। अब देखिए यहाँ लॉजिकल बात देखिए, कई ये क्वेरी आती है कि जब क्रोमोसोम नंबर तो मियोसिस 1 में ही आधा हो गया, तो फिर मियोसिस 2 की जरूरत क्यों पड़ रही है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मियोसिस 2 सेकंड डिवीजन, जो कि पूरी तरह से माइटोसिस है, ठीक है। इसके बाद ही 4 डॉटर सेल बनती, तो इसकी जरूरत ही क्या, क्रोमोसोम नंबर तो पहले ही हाफ हो गया, बट मैंने इसलिए लिखा है यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है, लेकिन हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो कि एक होना चाहिए उसकी बजाय दो दो है, क्रोमोसोम डायड है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम डबल है, टोटल नंबर तो हाफ हो जाएंगे, लेकिन एक एक क्रोमोसोम के अंदर दो दो डीएनए हैं। और माइटोसिस में आप ध्यान कीजिए, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड दो डीएनए हैं, हम उन्हीं को तो अलग करते हैं, तब जाकर फिर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए आता है, वो आइडियल कंडीशन है। तो क्रोमोसोम जो कि खुद अभी भी डायड है, उसको वापस मोनाड करने के लिए एक सेकेंड डिवीजन और करना पड़ता है। लेट अस टेक इट, एक्सप्लेन विद द डायग्राम, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये आपको माइटोसिस मियोसिस का मैंने कंपैरिजन दे रखा है, माइटोसिस है, डिप्लॉइड सेल है, 2C मैंने लिखा डीएनए क्वांटिटी, ठीक है।
डिप्लॉइड क्वांटिटी डीएनए की। अब डीएनए डुप्लीकेशन हुआ तो डीएनए डबल हो गया, 2C का 4C हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर जो है, क्रोमोसोम के अंदर अगर हम बात करें तो डीएनए जो है, अब जैसे ये क्रोमोसोम था तो इसके अंदर एक ही डीएनए है, इस तरह से ये सिंगल सिंगल डीएनए है इसमें। अब डीएनए डुप्लीकेशन के बाद एक एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने आ गए, 2 हो गए। तो डीएनए तो हो गए 2 से 4, 2C से 4C। क्रोमोसोम नंबर बढ़े क्या, क्रोमोसोम नंबर 2 है, यहाँ भी 2 ही है, बट यहाँ हर क्रोमोसोम डबल है। अब उसके बाद होता है डिवीजन, ये कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब उसके बाद क्या हुआ, माइटोसिस में क्या होता है, बिल्कुल इस जगह से क्रोमोसोम डिवाइड होगा, एक एक क्रोमोसोम, और वो डिवाइड होकर के एक हिस्सा, ये देखिए इसका एक हिस्सा आ गया और इसका भी एक आ गया, इधर एक इसका चला गया, एक इसका चला गया, तो ये वापस 2 ही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ डीएनए कितना है, तो इसमें भी एक डीएनए, इसमें भी एक डीएनए, इसमें भी एक डीएनए और इसमें भी एक डीएनए। तो जो ओरिजिनल कंडीशन थी दिस वन, और ये देखो डॉटर सेल में, ये और इनमें देखोगे बिल्कुल सेम आ रही है। 2C कंडीशन है, 2C 2 क्रोमोसोम में 2 आ रहा है। तो माइटोसिस तो जो डॉटर सेल बनाता है वो पेरेंटल सेल के जैसी ही बनती है। बीच में थोड़ी देर के लिए डीएनए डबल हुआ, फिर हमने सॉरी, ये क्रोमोसोम डायड होता है, अब हमने इनको अलग कर दिया, अलग करके एक एक में पहुंचा दिया, एक इसमें एक इसमें। ये तो माइटोसिस है, 2 डॉटर सेल एग्जैक्टली आइडेंटिकल। लेकिन मियोसिस में देखिए क्या है, डिप्लॉइड सेल है, मियोसाइट, जिसमें सेल मियोसिस होता है वो मियोसाइट। और ये से अपन ने इसमें 2 क्रोमोसोम ले लिए, इसके अंदर भी डीएनए 2 ही है, ये इनिशियली तो 2C यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन। अब डीएनए डबल हो गया तो हर क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए आ गए। अब आप देखो क्रोमोसोम नंबर तो अभी भी 2 ही है, बट एवरी क्रोमोसोम इज डायड डबल, जैसे ये यहाँ था वैसे यहाँ है। अब उसके बाद एक डिवीजन हुआ मियोसिस 1 विच इज रिडक्शनल। अब इन 2 में से क्या हुआ, ये एक और ये जो है एक इसमें आ गया और ये वाला इसमें चला गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा इधर आया, तो इस एक क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए डायड यूं का इधर आ गया और ये डायड यहाँ आ गया। अब आप देखिए क्रोमोसोम यहाँ हमारे पास 2 थे, यहाँ कितने रह गए, एक एक, तो नंबर रिड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए इसको 4C का 2C, ये 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए। डीएनए अगर देखें तो 4 डीएनए थे, 2 इधर चले गए 2 इधर चले गए। आप देखो क्रोमोसोम नंबर 2 से 1 हो गया, बट डीएनए क्वांटिटी कम नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ दो क्रोमोसोम है लेकिन डीएनए भी एक एक ही, एक क्रोमोसोम एक डीएनए, एक क्रोमोसोम एक डीएनए, 2 क्रोमोसोम 2 डीएनए। यहाँ क्या हो रहा है, 1 क्रोमोसोम 2 डीएनए। ये क्रोमोसोम एक है लेकिन डीएनए, इसीलिए यहाँ 2C और ये भी 2C, ये डीएनए की क्वांटिटी से, यहाँ डीएनए 2 है, यहाँ भी तो डीएनए 2 है, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम 2 है, यहाँ क्रोमोसोम कितना हो गया 1। क्रोमोसोम एक है, डीएनए 2 है, मतलब हमारा क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया, 2 क्रोमोसोम से 1 हो गया, बट डीएनए क्वांटिटी हाफ नहीं हुई। डीएनए यहाँ भी 2 है ओवरऑल और यहाँ भी 2 ही है, इसलिए हमें एक और डिवीजन करना पड़ता है, मियोसिस सेकेंड। अब ये वाला ये माइटोसिस है। अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ से सेपरेट करेगा, तो ये इनको अलग कर दिया, तो ये एक क्रोमोसोम एक डीएनए आ गया, इधर भी ये ऐसे ही सेपरेट हो जाएगा। अब हम इन डॉटर सेल को अपनी ओरिजिनल सेल से कंपेयर करें। ओरिजिनल सेल में क्रोमोसोम कितने हैं, 2, डीएनए कितने हैं, 2। अब यहाँ आइए तो इन डॉटर सेल में क्रोमोसोम कितना हो गया, 1, 2 क्रोमोसोम से 1 क्रोमोसोम हाफ हो गया। डीएनए में देखो 2 डीएनए से ये 1 डीएनए हो गया, इसलिए ये 2C है तो ये C हो गया, 1C मतलब 2 डीएनए, और यहाँ डीएनए एक एक हो गया। मैंने सिर्फ 2 क्रोमोसोम का एक एग्जांपल लेके बताया, और यहाँ आपको नजर आना चाहिए कि क्यों हमें मियोसिस सेकेंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मियोसिस 1 टोटल क्रोमोसोम को नंबर को हाफ ऑफ कर देता है, लेकिन मियोसिस 2 जो है वो क्या करता है, वो एक क्रोमोसोम के अंदर जो 2 डीएनए हैं उनको अलग करता है, तब जाकर फाइनली एक्चुअल हैप्लॉइड सेल बनती। अब देखो इस सेल में भी एक क्रोमोसोम ही है, इस वाली सेल में भी तो एक ही क्रोमोसोम था, लेकिन इस एक क्रोमोसोम में डीएनए 2 थे। अब इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम और एक ही डीएनए, और ये एक्चुअल में इसकी हाफ हुई, समझ गए। ठीक है, इसीलिए हमें एक डिवीजन और चाहिएगा। मियोसिस माइटोसिस का कंपैरिजन बताया, व्हाई वी नीड सेकंड डिवीजन। वी नीड सेकंड डिवीजन बिकॉज आफ्टर फर्स्ट डिवीजन total chromosome number get reduced to half, but every chromosome is dyad and it consists of 2 DNA, and that's why we need second division, so that every chromosome is again separated and now finally each chromosome है 1 DNA। ठीक है, इसलिए हमें दूसरे डिवीजन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये फंडामेंटल बात समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या, हमारा जो मेन हमें मियोसिस में पढ़ना है वो है मियोसिस 1 के कैसे ये हाफ हाफ है। सेकेंड डिवीजन तो पूरा माइटोसिस ही है,
तो हम सेकेंड डिवीजन को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत ही नहीं, इनफैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो माइटोसिस ही होता है और जो माइटोसिस पढ़ा था वैसा का वैसे ही होता है। हम यहाँ मियोसिस 1 पर फोकस करेंगे जो रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। तो मियोसिस 1 की ही बात करेंगे सबसे पहले, फिर बाद में बात करेंगे मियोसिस 2 की, ठीक है। मियोसिस 1 की बात करेंगे और मियोसिस 1 में जैसे कि अगर एक नॉर्मल सेल डिवीजन की बात करें तो बिल्कुल उसी तरह से सारी चीज़ें हैं। मियोसिस 1 में भी 2 स्टेज होंगी, जैसे हर सेल डिवीजन एम फेज है ये एक्चुअल। तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1 एज यूजुअल जैसे माइटोसिस में भी होता है। अब कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है इट बिकम 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो जाते हैं, हालांकि डीएनए क्वांटिटी में फर्क आता है अभी, ठीक है। इन दिस स्टेज अ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई डिवाइड्स इनटू 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसको फिर से 4 सब स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 है तो हर एक के पीछे 1 लगा देंगे। कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। जब 2 होगा तो 2 कर देंगे। तो ये तो खैर वही माइटोसिस की तरह ही है, हर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और ये 4 स्टेज। हाँ यहाँ है कि यहाँ डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे कैरियोकाइनेसिस में, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज कौन सी हुई, प्रोफेज। अब आपको माइटोसिस की प्रोफेज याद होनी चाहिए, उसके कंपैरिजन में पढ़ोगे तो इजी है। पूरे मियोसिस और माइटोसिस में जो सबसे मेजर डिफरेंसेस हैं वो प्रोफेज को लेकर है, बाकी चीज़ें तो बहुत कुछ सिमिलर है। मियोसिस की प्रोफेज 1 भी लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है, वहाँ हमने उसको आगे और डिवाइड, वो पूरी प्रोफेज एक साथ ही पढ़ लेते हैं, माइटोसिस की। और मियोसिस की प्रोफेज 1 भी बहुत लंबी, लॉन्गेस्ट फेज यही है। और इसमें इतने सारे इवेंट होते हैं कि हमने अपनी स्टडी और कन्वीनियंस के लिए इस प्रोफेज को भी फर्दर 5 स्टेज में डिवाइड कर दी, छोटी छोटी 5 स्टेजेस बना दी, और हर स्टेज में एक एक मेन काम हो रहा है जो अपने को ध्यान रखना है। हमने माइटोसिस की प्रोफेज में ये सब डिवीजन नहीं किया था, लेकिन जो काम आपको वहाँ बताए थे बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी सिमिलर ही मिलेंगी आपको, ठीक है। लेकिन मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस 1 की प्रोफेज 1 5 स्टेप में डिवाइड होगी आगे फिर से। और इन 5 स्टेप में क्या क्या इवेंट होते हैं बस हमें मेन चीज़ यही पढ़नी पूरे मियोसिस में, उसके बाद बाकी चीज़ें तो माइटोसिस के जैसी चलती रहती हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एज आई टोल्ड यू, और ये G2 फेज के तुरंत बाद शुरू होने वाली फेज है भाई। G2 फेज के बाद में कैरियोकाइनेसिस शुरू होगा, वो भी मियोसिस 1 का, और वही आएगी प्रोफेज 1, ठीक है। वेर इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस, ठीक है। ये होंगी लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। एक तो सीक्वेंस भी ध्यान रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। कौन कौन सी स्टेज में क्या होता है, क्या इवेंट होता है, आपको पहले माइटोसिस का प्रोफेज दिमाग में होना चाहिए, उसी फ्लो में चलेंगे अपन। कुछ जनरल चीज़ें जो माइटोसिस में हुई थी वो यहाँ भी हो रही हैं, कुछ यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं। आपको माइटोसिस की प्रोफेज रिकॉल कराते हैं तो हमने आपको बताया था साइटोस्केलेटन सारा बिखर जाता है, साइटोप्लाज्म की रिफ्रैक्टिव विस्कोसिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर और क्या चेंज होते हैं, तो सेंट्रियोल जो कि पहले डुप्लीकेट तो हो रखा अब अलग हो जाते हैं 2, सेंट्रियोल के चारों ओर एस्टर रेंज बनती है और सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो दूर जाते हैं उनके बीच में स्पिंडल्स बनने लगते हैं, याद है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या थे, थिन क्रोमेटिन थ्रेड अपीयर होने लगते हैं। इन क्रोमेटिन थ्रेड में अब कंडेंसेशन, कॉन्ट्रैक्शन, फॉइलिंग, कोल्डिंग होने लगती है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो कंडेंस होकर के छोटे होते जाते हैं और प्रोफेज के एंड तक आते आते हमें अच्छे से क्रोमोसोम नजर आने लगता है, और वो भी डबल नेचर। ये मैं माइटोसिस के प्रोफेज की बात बता रहा हूँ। अब यहाँ भी आपको चीज़ें वैसी मिलेंगी, इसमें कुछ चीज़ें हमने थोड़ी और इलेबोरेट करी है। अब हम इनके 5 स्टेज लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेप्टोटीन की, ठीक है। लेप्टोटीन की ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज, और बिल्कुल स्टार्ट वैसा ही है जैसा माइटोसिस का, इसमें बहुत ज़्यादा आपको माइटोसिस से अलग कुछ नहीं मिलेगा। लेप्टोटीन जो है स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज, स्टार्टिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 की स्टार्टिंग स्टेज, इवेंट्स ऑफ दिस स्टेज आर वेरी सिमिलर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज जैसी ही है, ठीक है। अब देखो इसका जो टर्म है लेप्टोटीन, लेप्टो वर्ड का मीनिंग होता है थिन थ्रेड, लेप्टोटीन, टीन मीन्स थ्रेड,
थिन थ्रेड, एक्चुअली शुरुआत जब होती सेल डिवीजन की तो हमें न्यूक्लियस में थिन क्रोमेटिन थ्रेड से ही नजर आते हैं और वहीं से शुरुआत होती है, इसको लेप्टोडीन कहते हैं। इसमें भी वही देखो, मैंने जो माइटोसिस में बताया था, साइटोस्केलेटन डीपॉलीमराइज बिखर जाता है, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज, ये जनरल चीजें हैं जो माइटोसिस मेयोसिस में कॉमन होती है। उसके बाद इनसाइड न्यूक्लियस थिन थ्रेड लाइक क्रोमेटिन अपीयर्स, शुरुआत इसी से होती है कि क्रोमेटिन अपीयर्स, ठीक है, and these chromatin undergo continuous contraction and dehydration and they starts converting into chromosome। क्रोमेटिन में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है और अब वो क्रोमोसोम में बदलेंगे। पूरे प्रोफेज में ये काम चलेगा, लेप्टोटीन से लेकर के पूरी जो 5 स्टेजेस हैं, सारी स्टेज में ये चीज कॉमन है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। लेप्टोटीन में जो काम ये शुरू हो रहा है, क्रोमेटिन के अंदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और वो छोटे होते जाएंगे और क्रोमोसोम की तरह अपीयर होंगे, ये काम लेप्टोटीन से लेकर पूरी प्रोफेज की सारी स्टेजेस में चलेगा। इवन मेटाफेज में जाकर रुकता है ये काम, माइटोसिस में भी था और ये यहाँ भी है, ठीक है, और पूरी प्रोफेज में चलतेगा और धीरे धीरे क्रोमोसोम छोटे होने लगेंगे, ठीक है, ऑन क्रोमेटिन थ्रेड। और शुरुआत में जब क्रोमेटिन में कंडेंसेशन स्टार्ट ही होता है तो शुरू में हमें क्रोमेटिन पर कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी धागे में मोती पिरो रखे होंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और ये बीड्स कहलाते हैं क्रोमोमियर। ये अपीयर भी होता है माइक्रोस्कोप में कई बार। क्रोमेटिन थ्रेड्स हैव न्यूमरस बीड्स लाइक स्ट्रक्चर एंड दीस बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोमियर। ये इनिशियली अपीयर होते हैं, उसके बाद जब और कंडेंसेशन होता है तो फिर क्रोमोसोम अपीयर होने लगता है, ठीक है, सम टाइम। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस हो ही रहे, कभी कभी ये देखा गया मेयोसिस में, ये माइटोसिस में नहीं दिखता, कभी कभी हम देखते हैं कि क्रोमेटिन के जो दोनों एंड हैं, लीनियर थ्रेड है वो तो कभी कभी क्रोमेटिन के दोनों एंड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर एक डिस्क लाइक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं। बाकी वो फ्री रहते हैं लेकिन दोनों किनारे एक जगह जुड़े रहते हैं, कभी दोनों एंड जुड़े रहते हैं, कभी कभी एक ही एंड जुड़ा रहता है, और एक बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियस में। अब जैसे आप देखिए, सारे क्रोमेटिन थ्रेड का एक सिरा अपन ने एक जगह बांध दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं पर, और ये वहीं से यूँ निकल रहे हैं, ऐसे ऐसा लगता है जैसे कोई गुलदस्ता हो, बुके, बुके जानते हो, वही बुके, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी हमें बुके लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, एक बुके स्टेज दिखाई देती है, जैसे हमने वहाँ तो कहा था स्पर्मी स्टेज, बॉल ऑफ वूल, यहाँ थोड़ा ये अपीयरेंस अलग दिखता है। समटाइम्स बोथ एंड ऑफ क्रोमेटिन, यानी कि क्रोमेटिन के दोनों एंड और ओनली वन एंड ऑफ क्रोमेटिन रिमेन अटैच्ड टू अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं अटैचमेंट प्लेट। ये अटैचमेंट प्लेट होती है जो कहाँ होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड बुके स्टेज, ठीक है। एनिमल में इसको बुके स्टेज कहते हैं, प्लांट में साइजेटिक नॉट कहा जाता है, साइनिजेटिक नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बुके स्टेज ज्यादातर कॉमनली ये बुके स्टेज कही जाती है, ठीक है। बाकी इसको स्नाइजेटिक नॉट भी कहा जा सकता है। प्लांट में थोड़ा सा ये अपीयरेंस, नाम अलग अलग दे दिए हैं, बुके लाइक अपीयरेंस है, मतलब सारे क्रोमेटिन बिखरे हुए नहीं है। वो माइटोसिस में तो हमें सारे क्रोमेटिन बिखरे हुए और एक बॉल ऑफ वूल नजर आता है, स्पर्म स्टेज। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्रोमेटिन का एक सिरा या कभी कभी दोनों सिरा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है और वहां से ये निकले हुए दिखते हैं, बुके लाइक अपीयरेंस होता है, बुके स्टेज कहते हैं इसको, ठीक है। और बाकी और जो चेंजेस हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल विच वाज ऑलरेडी डुप्लीकेटेड, जो कि ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुका था, नाउ सेपरेट्स इनटू टू एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियल भी मूव करने लग जाएगा। अराउंड ईच सेंट्रियोल एस्टर रेज फॉर्म्स एंड इन बिटवीन द सेंट्रियोल स्पिंडल फिलामेंट आल्सो डेवलप। ये बिल्कुल लेप्टोटीन जो है प्रोफेज की बिगिनिंग है, और बिगिनिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि आपके माइटोसिस की प्रोफेज की बिगिनिंग थी, बस वहाँ मैंने आपको स्पर्मी स्टेज बताया था, यहाँ थोड़ा बुके स्टेज है, बाकी मोर और लेस चीज़ें सेम है, ठीक है। ये एक डायग्राम बना रखा, देखिए, सिंपल सी सेल न्यूक्लियस, इसके अंदर क्रोमेटिन के थ्रेड दिख रहे हैं, अभी सब कुछ दिख रहा है, और ये सेंट्रल ये डिवाइड होकर के अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करने लग रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। बुके स्टेज कैसी नजर आती है वो मैंने 2 डायग्राम अलग से दिखा रखी। ये तो बिल्कुल अर्ली स्टेज है, जो माइटोसिस मेयोसिस कहीं भी लोग प्रोफेज की शुरुआत ऐसी होती है। अब यहाँ देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये लूप दिख रहे, मतलब ये क्रोमेटिन के थ्रेड है जो इस अटैचमेंट प्लेट से जुड़े हुए हैं। ये जो है ये कहलाती है अटैचमेंट प्लेट, जो यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ये अटैचमेंट प्लेट है, ठीक है।
इस वाले डायग्राम में दोनों एंड जुड़े हुए हैं और यहाँ देखो एक एंड जुड़ा हुआ है, एक एंड फ्री है। ये चीज ज्यादा कॉमन है, ये बुके लाइक नजर आता है। तो ये बुके स्टेज स्नाइजेटिक नॉट कहा जा सकता है, जो कभी कभी क्रोमेटिन ऐसे बिखरे हुए ना होकर के यूं दिखाई दे सकते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट नजर आता है इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप थी लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन और लेप्टोटीन के अंदर तो केवल बिगिनिंग है, आपको माइटोसिस से यहाँ ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अब जैसे ये शुरुआत हुई, ठीक है, उसके बाद थोड़ा जब कंडेंसेशन होने लगा और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, उसके बाद में अगली स्टेज आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन टर्म का मीनिंग देखिए, जाइगोटीन, जाइगोटीन मीन्स ज्वाइनिंग इन पेयर, जाइगोटीन मीन्स ज्वाइनिंग इन पेयर। ठीक है, पेयर की ज्वाइनिंग। जाइगोटीन अपने एक ही मेजर इवेंट के लिए बड़ी जानी जाती है। अभी तक क्रोमोसोम या क्रोमेटिन जो थे बिखरे हुए हैं या कहीं अटैचमेंट प्लेट पे लगे हैं, जो भी हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे थोड़ा सेल डिवीजन आगे बढ़ता है, प्रोफेज आगे बढ़ता है, तो अब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम आपको पहले तो समझ में आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें, इन दिस फेज होमोलोगस क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ठीक है, एंड दे गेट पेयर्ड लेंथ वाइज, बिल्कुल पूरी लेंथ वाइज इनकी पेयरिंग हो जाती है। अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, देखो आपको यूँ समझिए, नॉर्मली जब सेल हैप्लॉइड होती है, तो मैंने हैप्लॉइड की डेफिनेशन आपको बताई है, व्हेन अ सेल कंसिस्ट ऑफ वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। हैप्लॉइड में हर क्रोमोसोम एक एक टाइप का होता है। डिप्लॉइड में क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, 2n, तो उसमें हर टाइप के दो दो क्रोमोसोम होंगे, एक इस सेट का एक उस सेट का। और ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं, 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस कहलाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम अपना स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लेंथ में बिल्कुल एक जैसा होंगे, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम जीन के रेस्पेक्ट में कहे जाएंगे, व्हेन एनी 2 क्रोमोसोम हैव जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर दे आर कॉल्ड होमोलोगस। एक क्रोमोसोम पर जिस कैरेक्टर के जीन है, दूसरे पर भी उसी तरह के कैरेक्टर के जीन होंगे, तो वो होमोलोगस है। ठीक है, ये चीज आपके जेनेटिक्स में बहुत काम आएगी। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, चाहे तो आप एडिशनली लिख भी लें कॉपी में, व्हेन एनी 2 क्रोमोसोम व्हिच हैव जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर दे आर कॉल्ड होमोलोगस। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ चलते हैं और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बिल्कुल लेंथ वाइज पेयरिंग कर जाते हैं। ठीक है, इनकी इस पेयरिंग के लिए बड़ा स्पेशल नेम, और यही चीज जाइगोटीन की खासियत है, और यही पूछा भी जाएगा, सिनेप्सिस। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ठीक है, जाइगोटीन का जो मेन इवेंट है वो है ये सिनेप्सिस। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग अमंग होमोलोगस क्रोमोसोम इज वेरी एग्जैक्ट, बिल्कुल लेंथ वाइज पेयरिंग होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक, क्रोमोमियर से क्रोमोमियर, जीन टू जीन पेयरिंग होती है। भाई दोनों पर सेम कैरेक्टर के जीन है, तो जिस कैरेक्टर का जीन इधर आए, सामने भी उसी कैरेक्टर का जीन रहेगा, बिल्कुल लेंथ वाइज पेयरिंग, और लेंथ भी सेम होती है, तो अच्छे खासी पेयरिंग होती है। ठीक है, अभी आपको यहाँ क्रोमोसोम जो दिखेगा वो एक ही क्रोमेटिड वाला सिंगल दिख रहा है, हालांकि इसके अंदर डीएनए डबल हो चुका है, लेकिन डीएनए बिल्कुल पास पास चिपका हुआ, और अभी तो क्रोमोसोम में कंडेंसेशन चल ही रहा है। तो इस समय आपको क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड नजर आ रहा है, ऑल्दो डीएनए इसमें 2 हैं, लेकिन अभी थोड़ा और छोटा करोगे तब अच्छे से नजर आएगा, अभी थोड़ा लेंदी है यहाँ, और क्रोमेटिड एक ही दिखेगा। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर बनता है, जो पेयरिंग होती है, इस पेयर को कहते हैं बाइवेलेंट। 2 क्रोमोसोम की पेयरिंग है, बाइवेलेंट कहते हैं। फिर जब थोड़ा अच्छे माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखा गया, तो ये जब सिनेप्सिस होती है, पेयरिंग, इस दौरान इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। 3 एक्सिस दिखते हैं जो नॉर्मली डीएनए और प्रोटीन के बने, और ये एक्सिस कुछ नहीं, क्रोमोसोम के डीएनए होते हैं, और इसमें ट्रांसवर्स वे में कुछ प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। मतलब इन दोनों क्रोमोसोम की अच्छे से पेयरिंग हो, इसके लिए एक तरह से इसमें धागा लगा रखा है। तो इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में कॉम्प्लेक्स नजर आता है, जिसको हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन बिटवीन द पेयर्ड क्रोमोसोम a special structure called synaptonymal complex forms. It is a nucleoprotein axial structure composed of 3 thick line. ये 3 लाइन होती है जो डीएनए है एक्चुअली, और बाकी ट्रांसवर्स प्रोटीन होता है। इससे एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पूछा जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में, उनके बीच में बनेगा जब सिनेप्सिस होता है। इसी की वजह से इतनी एग्जैक्ट पेयरिंग होती है। पेयरिंग एग्जैक्ट कराने में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बड़ा रोल है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये कहीं ना कहीं एक साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद पूरे क्रोमोसोम के अंदर पेयरिंग होती है इसमें।
ठीक है, मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए ये जो चीज़ है यहाँ दिखा रखा मैंने, ये एक पेयर बनाया पहले तो, ये देखिए ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये होमोलोगस पेयर है। ठीक है, ये बाईवेलेंट है, क्रोमोसोम 2 हैं लेकिन डीएनए कितने हैं? 4। एक के अंदर 2 डीएनए, एस फेज हो चुका है और अभी प्रोफेज चल रहा है, तो अभी एक एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए है और ये इतने 5-5 चिपके हुए हमें को एक ही धागा नजर आ रहा है। और एक ये होमोलोगस पेयर, और देखो इसके बीच में ये 3 एक्सिस है वो डीएनए के बने होते हैं। ये ट्रांसवर्स प्रोटीन है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल नेट की तरह, और इस तरह से लेंथ वाइज पेयरिंग होती है। ठीक है, अगर इसको सेल में देखें तो ये प्रोफेज का भी डायग्राम देखिए, सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पर जा रहे हैं, स्पिंडल बन रहे हैं, सब हैं। अब देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होने लगी है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं, ये इस तरह से लगे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, जिसको हम बाईवेलेंट कहेंगे। ठीक है, तो पूरे पेयर को एक बाईवेलेंट कहा जाता है। तो अब आप देखिए, मान लो क्रोमोसोम का डिप्लॉइड नंबर 10 है तो बाईवेलेंट कितने हो गए? 5 पेयर हो गए ना। तो बाईवेलेंट का नंबर हैप्लॉइड नंबर के बराबर आ रहा है। ठीक है, पूरे पेयर को बाईवेलेंट कह रहे हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से हैं? When any two chromosome which have genes of same character, genes of same character is called homologous chromosome। तो ये आपका जाइगोटीन है। जाइगोटीन के अंदर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले homologous chromosomes move towards each other and they got lengthwise pairing and the pairing is called synapsis। मेन तो ये आता है कि इस इवेंट, इस फेज का सबसे मेन इवेंट क्या है? सिनेप्सिस। फॉर द सिनेप्सिस in between the pair, homologous pair, synaptonymal complex also forms। एक synaptonymal complex भी बनता है और इस पेयर को हम बाईवेलेंट कहते हैं। पूछा जाता है बाईवेलेंट कौन से स्टेज में अपीयर होंगे? जाइगोटीन में। सिनेप्सिस कौन से स्टेज में होगा? तो वो भी जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वेल डेवलप्ड कब दिखेगा? जाइगोटीन में दिखेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। एंड व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, दीज आर द क्रोमोसोम्स विच हैव जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने प्रोफेज की अब तक 2 स्टेजेस ली, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। लेप्टोटीन के अंदर हम देख रहे हैं, लेप्टोटीन के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अर्ली इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज। और बिल्कुल जैसे प्रोफेज का माइटोसिस का प्रोफेज शुरू होता है, बिल्कुल उसी तरह से मियोसिस का प्रोफेज भी शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ पर वो बुके स्टेज नजर आती है, बाकी और कुछ भी नहीं है लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन के बाद जो जाइगोटीन आती है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम नजदीक आने लगते हैं और वो अच्छे से लेंथ वाइज पेयरिंग कर जाते हैं और एक बाईवेलेंट दिखाई देता है। ये करीब एक दूसरे से 1000 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर होंगे और इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिनेप्सिस होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाईवेलेंट अपीयर होंगे। ये कुछ खास बातें जाइगोटीन की हैं। इसके बाद आती है पैकाइटिन की अगली स्टेज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोफेज 1 इज द पैकाइटिन। As we studied in leptotin and zygotin, chromosome starts forming by condensation of chromatin। और zygotin में हमने लास्ट में देखा कि homologous chromosome comes nearer and they form a kind of pairing which is called synapsis। अब जैसे synapsis complete होने लगती है, सारे homologous pair, सारे homologous chromosome pairing करने लगते हैं lengthwise, और जब ये pairing almost complete हो जाती है, when synapsis is over, उसके बाद से हम पैकाइटिन का बिगनिंग मानते हैं। तो पैकाइटिन एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिनेप्सिस। ठीक है, तो जाइगोटीन का जो मेन इवेंट था वो था सिनेप्सिस। वो जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद में, कंप्लीशन ऑफ सिनेप्सिस के बाद में पैकाइटिन शुरू होती है। पैकाइटिन टर्म का जो मीनिंग होता है, पैकाइटिन वर्ड मीन्स थिक थ्रेड। एक्चुअली ये ऑलमोस्ट मिड ऑफ प्रोफेज आ गया, लेप्टोटीन जाइगोटीन के बाद पैकाइटिन। और यूजुअली बाकी सारी जो 5 स्टेजेस में काफ़ी बड़ी भी रहती हैं, और यहाँ थिक थ्रेड इसलिए कहते हैं, पैकाइटिन का मीनिंग है थिक थ्रेड। यहाँ क्या देखो, लेप्टोटीन से ही क्रोमेटिन कंडेंस हो रहे हैं और वो थिक होते जा रहे हैं। पैकाइटिन तक आते आते अच्छे खासे थिक होने लगते हैं, थोड़ा बहुत क्लियर दिखने लगते हैं। ठीक है, लेप्टोटीन में बहुत थिन और क्रोमेटिन लाइक थिन और लॉन्ग होते हैं। जाइगोटीन में थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पैकाइटिन में और ज़्यादा। पैकाइटिन में जब ये कंडेंस होते रहते हैं, मैंने आपको जाइगोटीन में भी कहा था बाईवेलेंट, वहाँ आपको क्रोमोसोम एक ही क्रोमेटिड वाला दिख रहा है और ऐसे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने खड़े हैं, विच इज कॉल्ड बाईवेलेंट। वो जो एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का दिख रहा है, लेकिन वो क्रोमेटिड भले एक दिख रहा है लेकिन उसके अंदर डीएनए 2 हैं, और एक्चुअली वो 2 क्रोमेटिड है लेकिन वो इतने लेंदी है कि अभी बिल्कुल पास पास चिपके होंगे तो आपको सिंगल दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये इस तरह का
लॉन्ग क्रोमोसोम नजर आता था। ये वास्तव में 2 क्रोमेटिड हैं, 2 डीएनए तो डबल एस फेज में हो गया, लेकिन जाइगोटीन तक भी हमें क्रोमोसोम का डबल नेचर विजिबल नहीं होता, ऐसे सिंगल ही दिखाई देता है। लेकिन जब थोड़ा उसको और कंडेंस करता है, ठीक है, तो फिर ये जब कंडेंस होता है तो इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है और ये डबल नेचर दिखने लगता है। मतलब यहाँ पैकाइटिन में हमें सबसे पहली चीज़ ये दिखाई देती है कि थोड़ा क्रोमोसोम और छोटे और थिक हो जाते हैं और उसके ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड जो हैं लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग से स्प्लिट हो जाते हैं। सो डबल नेचर इज नाउ विजिबल। ये हमें मोनाड दिखता था, लेकिन अब ये डबल नेचर, ये डायड कहलाता है। हालांकि इसमें भी 2 डीएनए थे, ठीक है, लेकिन ये विजिबल यहाँ आकर हुए, ठीक है। जैसे यूँ समझिए कि ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं ये बिल्कुल ऐसे चिपके हुए थे। अब जब इसको और छोटा किया तो फिर इनके दोनों ये क्रोमेटिड स्प्लिट हो गई, ये ऐसे छोटे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए और फिर ये अलग हो गए। अब एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हो गए, ठीक है, ये 2 क्रोमेटिड दिख रहे। सो बिकॉज ऑफ द रेगुलर कंडक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन द डबल नेचर ऑफ क्रोमोसोम इज नाउ विजिबल एंड क्रोमोसोम लुक्स लाइक ए डायड। तो वो जो बाइवेलेंट था, ठीक है, बाइवेलेंट में क्या थे, 2 क्रोमोसोम की पेयरिंग थी। अब ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, डायड में कन्वर्ट हो गए, तो टोटल क्रोमेटिड 4 हो गए, 2 इसके 2 इसके, ठीक है। ये टेट्राड कहलाता है और टेट्राड अपीयरेंस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पैकाइटिन। एक्चुअली पैकाइटिन की बिगिनिंग यहीं से होती है, ठीक है। सो क्रोमोसोम ड्यू टू रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ईच क्रोमोसोम बिकम स्मॉल एंड थिक। क्रोमोसोम छोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे एंड लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग अकर्स। ये इस तरह से यूं लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गई, ये इस तरह से, एंड एज अ रिजल्ट द डबल नेचर ऑफ क्रोमोसोम अपीयर्स। तो क्रोमोसोम का डबल नेचर विजिबल होता है, ठीक है। नाउ इन ईच क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर्स। अब इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिखते हैं। ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड, अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड, लेकिन क्रोमोसोम होमोलोगस होना चाहिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर होने लगते हैं, क्रोमोसोम बिकम्स डायड, ठीक है, एंड 2 होमोलोगस डायड। अब जैसे ये एक क्रोमोसोम डायड है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम भी डायड है, 2 homologous dyad are collectively called as tetrad, ठीक है, and now bivalent become tetravalent। अब हमें tetravalent stage नजर आती है, tetrad दिखाई देता है। tetrad appearance is the first event of पैकाइटिन। just after synapsis due to regular contraction in chromosome undergo longitudinal splitting and the double nature is visible। now chromosome looks dyad having 2 sister chromatid and both homologous chromosome shows total 4 chromatid, 2 each, and this is called tetrad or tetravalent stage। हमें ये चीज़ें माइक्रोस्कोप में भी दिखती हैं। मैंने आपको बताया सेल डिवीजन की, कैरियोकाइनेसिस की इवेंट्स माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। हम माइक्रोस्कोप में बाकायदा ये डबल नेचर का क्रोमोसोम देख सकते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी दिखती हैं। अब जैसे ये टेट्राड दिखा, अब इसमें हम देखते हैं इनके बीच में अभी भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, थोड़ा डिग्रेड होता है। सबसे अच्छे से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो जाइगोटीन में है। फिर अब ये क्या और कंडेंस हुए और लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग से स्प्लिट हो गए, तब भी इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी कुछ बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो टेट्राड होता है, हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि इन टेट्राड में अक्सर कोई 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एक इस क्रोमोसोम का एक इस क्रोमोसोम का, या कई बार चारों एक दूसरे पर कॉइल कर जाते हैं, लिपट जाते हैं, तो एक कॉइलिंग दिखाई देती है। ये माइक्रोस्कोप में भी दिखता है कि हमें ये पेयर जो टेट्राड खड़ा है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं खड़ा होता है, ठीक है, और ये स्ट्रेट होकर एक दूसरे पर ये कॉइल कर जाते हैं, तो एक तरह की कॉइलिंग दिखाई देती है। जैसे ये यूं नहीं होते, ये यूं होते हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम होंगे और दोनों जो हैं, ये जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम यहाँ बना है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम ये दूसरा, ये हो गया टेट्राड, ठीक है। अब इस टेट्राड में हो सकता है ये वाला और ये वाला, या कोई भी ये क्रोमेटिड आपस में कॉइलिंग कर जाते हैं, एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, जिसको रिलेशनल कॉइलिंग कहते हैं। 2 भी कर सकते हैं, चारों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉइलिंग और नजर आती है आफ्टर टेट्राड ऑब्जर्वेशन 2 और ऑल 4 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कॉइल अराउंड ईच अदर, दिस इज कॉल्ड रिलेशनल कॉइलिंग। ये भी हमें नजर आती है, ये कॉइल हो जाते हैं और कॉइल होकर के ऐसे पड़े रहते हैं थोड़ी देर। अब हमें कुछ और चीज होते हुए नजर नहीं आती, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद ये सेपरेट वापस अलग दूर जाने लगते हैं और खुलने लगते हैं, इनके कॉइलिंग ओपन होने लगते हैं। तो ये पेयरिंग हुई, टेट्राड बना, कॉइल हो गए, कॉइल होकर के थोड़ी देर ऐसे ही रहे, अब वापस ये अलग होने लगते हैं। अच्छा, जहाँ से ये अलग होने लगते हैं वहाँ से तो डिप्लोटीन की अगली फेज आ जाएगी, ठीक है।
जैसे ये सेपरेट होने लगेंगे वापस दूर जाएंगे, उनकी कॉइलिंग अनकॉइल होगी और यहाँ से डिप्लोटीन का स्टार्ट हो जाता है। तो पैकाइटिन में हुआ क्या? पैकाइटिन में हुआ क्या? डबल नेचर दिखा, बाइवेलेंट की जगह टेट्रावेलेंट दिखा और ये एक दूसरे पर लिपट भी गए। अब इसके बाद कुछ होता हुआ दिखता नहीं, लेकिन इसके बाद एक बड़ा ज़रूरी काम हुआ कि ये जो कॉइल्ड क्रोमेटिड ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ क्या हुआ हमें माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता, लेकिन यहाँ इन कॉइल्ड क्रोमेटिड में किसी भी जगह पर, एक जगह, एक से ज़्यादा जगह पर भी कोई पर्टिकुलर डीएनए या क्रोमोसोम का सेगमेंट कटता है, एक्सचेंज होता है, वापस जुड़ जाता है। मतलब इस क्रोमोसोम का जीन इस पर और इस क्रोमोसोम का जीन इस पर एक्सचेंज, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। So after the coiling, crossing over takes place between homologous chromosome among non-sister chromatid, लेकिन ये माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होती क्योंकि डीएनए का एक्सचेंज, जीन का एक्सचेंज, तो वो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता। तो हमें क्रॉसिंग ओवर का, एक्सचेंज का मैकेनिज्म बहुत टाइम तक पता नहीं चला। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, जिसमें सबसे कॉमन मैकेनिज्म, सबसे पॉपुलर मैकेनिज्म रहा ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। तो देखिए कॉइलिंग तक की चीज़ें नजर आई, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, द कॉइल्ड क्रोमेटिड एक्सचेंज देयर पार्ट्स। अब ये जो कॉइल्ड क्रोमेटिड है एक्सचेंज देयर पार्ट्स और जीन्स, इनमें जीन का एक्सचेंज होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल इन ड्रोसोफिला। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में और ज़्यादा डिटेल आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मॉर्गन का वहीं आएगा डिटेल। मॉर्गन ने हमें बताया कि इस दौरान एक जीन का एक्सचेंज हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम, मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन बताई थी, यानी टू क्रोमोसोम विच हैव जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं, वो होमोलोगस है। अच्छा, इनको अपन ने बिल्कुल पेयरिंग कराई इसीलिए थी कि ये बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए। ठीक है, जब ये आमने सामने खड़े हो गए तो जहाँ जिस कैरेक्टर का जीन है सामने भी उसी कैरेक्टर का जीन है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पर जैसे ये बनाया अपन, ठीक है, और यहाँ मान लो किसी एक कैरेक्टर का जीन है इस जगह पर, ये तो डबल नेचर है, दोनों तरफ होगा, और यहाँ भी उसी कैरेक्टर का जीन होगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए। इन दो नॉन सिस्टर क्रोम, मतलब पर्टिकुलर लोकस, यहाँ एक जीन है कोई किसी कैरेक्टर का, होमोलोगस क्रोमोसोम में तो जिस कैरेक्टर का जीन इधर है उसी कैरेक्टर का जीन इधर है, कैरेक्टर सेम है, फॉर्म सेम नहीं होते। जैसे मान लो ये टॉलनेस का जीन है तो ये ड्वार्फनेस का जीन हो सकता है। ठीक है, अब इन चार क्रोमेटिड में मान लो दो कोइल हुए या चारों भी हो गए, तो एक पर्टिकुलर लोकस के लिए तो दो में एक्सचेंज होगा कि इसका टॉलनेस का जीन इधर आ गया, ड्वार्फनेस का जीन इधर आ गया। ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज नहीं कर रहे, ये इन दोनों में किसी और जीन में एक्सचेंज हो रहा होगा। पर्टिकुलर एक जीन के लिए इन चार में से यूजुअली दो क्रोमेटिड में ऐसे एक्सचेंज होता है, यहाँ से ये डीएनए कट के इधर आ जाएगा, ये जीन कट के इधर चला जाएगा। इसी एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और ये जो कॉइल्ड पड़े रहते हैं उस दौरान होता है। ठीक है, ये सेम कैरेक्टर के जीन है, और जब आप बिल्कुल लेंथ वाइज इनकी पेयरिंग करोगे तो सेम कैरेक्टर के जीन आमने सामने आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर में जो जीन एक्सचेंज होते हैं वो सेम कैरेक्टर के ही होते हैं। इधर से उठा के इधर, मान लो अब जैसे आई कलर का जीन है ड्रोसोफिला, तो रेड आइज का जीन इधर है और वाइट आइज का जीन इधर है, तो रेड वाला इधर आ जाएगा, वाइट वाला इधर आ जाएगा। कैरेक्टर एक ही, आई कलर, उसके फॉर्म है रेड वाइट जो भी है। ठीक है, तो सेम कैरेक्टर के जीन एक्सचेंज होते हैं और इस एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अब इस क्रॉसिंग ओवर का इम्पैक्ट क्या है वो तो आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, बट ध्यान रखिएगा जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वेरिएशंस आते हैं। ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो पेरेंट से थोड़ा डिफरेंट बनता है, रिकॉम्बिनेंट कहलाता है, नए कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक है, और उससे अल्टीमेटली वेरिएशन, और वेरिएशन से इवोल्यूशन आता है। ये सब चीज़ें आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम सेल डिवीजन में केवल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा एक्सचेंज का एक प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, बट प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज नॉट विजिबल परफेक्टली इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और दैट्स व्हाई टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट थ्योरीज वर गिवन। कई सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी गिवन बाय स्टर्न एंड होटा। इन्होंने हमें एक तरीका बताया कैसे होता है। ठीक है, इनका ये कहना है कि जैसे ये कॉइल्ड होकर के अभी हमें माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं, यहाँ अब इन कॉइल्ड क्रोमेटिड को अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें कई जगह पर या एक दो जगह पर नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। कई सारे एंजाइम का एक ग्रुप, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल।
और स्टर्न और होटा का कहना था कि क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है और इस नोड्यूल में कई तरह के एंजाइम है, जैसे एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज जो डीएनए को काटते हैं, वो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को जोड़ते हैं, वो लाइगेज। तो कई एंजाइम का एक ग्रुप है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, या इसको कंबाइंडली रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उनका कहना है कि जो कॉइल्ड क्रोमेटिन है उनमें कहीं भी बीच में आपको ऐसा दिख सकता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, कॉइल्ड है। अब एंजाइम है, सबसे पहले ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लोकस के जीन को कट करेंगे। ठीक है, और एक क्रोमेटिड में उसके लोकस को कट किया तो दूसरे नॉन सिस्टर जो लिपटे हुए हैं दूसरे में भी कट करेंगे। दोनों में सेम लोकस के जीन को, लोकस मतलब लोकेशन, सेम लोकेशन के जीन को कट किया। कटिंग को कहते हैं निकिंग। कट करने के बाद ये घूम जाते हैं तो इसको कहते हैं एक्सचेंज, और उसके बाद में वापस इसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ने का काम लाइगेज करता है, काटने का काम एंडोन्यूक्लियस। और जैसे इसको जोड़ दिया तो अब देखो इसका सेगमेंट इस पे लग गया, इसका सेगमेंट इस पे, और इस पूरे प्रोसेस को निकिंग, एक्सचेंज और जोड़ने को कहते हैं एनीलिंग। निकिंग, एक्सचेंज, एनीलिंग को कंबाइंडली पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो जीन का जो एक्सचेंज है वो एंजाइमेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है, जो इन्होंने दिया अपने इस थ्योरी में, ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। आफ्टर कॉइलिंग, आफ्टर रिलेशनल कॉइलिंग, a nodule appears between coiled chromatid। जो लिपटे हुए क्रोमेटिड है उनमें कहीं बीच में नोड्यूल दिखाई देगा। ठीक है, और दिस नोड्यूल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, या यूं कहे ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो रिकॉम्बिनेज कहलाता है, जिसमें एक तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लाइगेज एंजाइम और कुछ और भी एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स, इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या है, क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा और अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे प्रोजेनी में, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या रिकॉम्बिनेज कहते हैं। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेज काम कैसे करता है, जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताई। सबसे पहले क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट ब्रेक द सेगमेंट ऑफ बोथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एंडोन्यूक्लियस दोनों को ब्रेक करेगा, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ नोड्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड निकिंग। उसने कट किया, उसको कहेंगे निकिंग। हम इसको डायग्राम से भी देखें तो देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसको देखिए, ये है टेट्राड। ये मैंने 2 अलग अलग कलर से जानबूझ के बनाया। ये होमोलोगस पेयर है, ये टेट्राड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड की बात करता हूँ तो वो सिस्टर क्रोमेटिड है, और एक इसका और एक इसका लेते हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये टेट्रावेलेंट स्टेज है, टेट्राड। अब क्या हुआ, देखिए इनके ये मैंने 2 को कॉइल होते हुए दिखा रखा है, थोड़ा एनलार्ज करके बना रखा है, ये अच्छे से कॉइल हो जाते हैं। अब कॉइल होने के बाद में इनके अंदर क्या है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देती। इन कॉइल्ड क्रोमेटिड में ये जो होता है एक तरह से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में एंजाइम्स हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में अब यहाँ मान लो जैसे एक जीन यहाँ है, ये लोकस बना दिया मैंने, सिर्फ अपने को समझने के लिए मैंने ये जीन बना दी कि जैसे ये कुछ जीन्स है ऐसे। अब क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक सेगमेंट कटेगा। अब जैसे मान लो यहाँ से एक सेगमेंट कटा, सेम इसी लोकस का इधर से भी काटा गया, तो दोनों क्रोमेटिड में एक पर्टिकुलर लोकस कट गया। ठीक है, कटने के बाद क्या हुआ कि ये जो है, ये सेगमेंट जो है इसको इधर भेज दिया और ये सेगमेंट इधर आ गया। ठीक है, ये इधर गया और ये इधर आ गया, एक्सचेंज। कटिंग के बाद ये एक्सचेंज होता है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा इन कॉइल्ड क्रोमेटिड में जिसमें एंजाइम्स है, और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सबसे पहले कट करता है पर्टिकुलर लोकस के जीन को, जिसको कहते हैं निकिंग। ठीक है, आफ्टर निकिंग द सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड गेट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, and then these segments are joined by ligase. This joining is called annealing. ठीक है, तो 3 स्टेप में काम हुआ। ठीक है, the complete process involving nicking, exchange and annealing is collectively called as crossing over. तीनों प्रोसेस को कलेक्टिवली निकिंग, एक्सचेंज, एनीलिंग को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर हमने जीन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस हमने तो जीन को काटा है, इस वाले क्रोमेटिड का इधर ले आया, इसको इधर ले आया। निकिंग, एक्सचेंज, एनीलिंग, और ये पूरा जो है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के एंजाइम से होता है। ये टेट्राड है
और ये मैंने सिर्फ 2 क्रोमेटिड को कॉइल होते हुए दिखाया और कॉइलिंग भी काफ़ी बड़ी बनाई है। वैसे हो सकता है ये दोनों भी कॉइल हो जाए। पहली बात तो ये ध्यान रखना, हमें कई बार यूँ होता है कि ये ऐसे खड़ा है, ये टेट्राड ऐसे नहीं खड़ा हुआ जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये 2 डायमेंशनल है, ये यूँ खड़ा है, ये एक दूसरे के सामने ऐसे होते हैं। कोई सा भी क्रोमेटिड हो सकता है, ये दोनों कॉइल हो गए, ये दोनों कॉइल हो जाए, कोई से भी हो सकता है। बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कॉइल हो और उनमें रैंडमली, ये पूरा रैंडम होता है कि वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या एंजाइम कहीं भी हो सकता है और जहाँ ये होगा वहीं के जीन को एक्सचेंज कर देगा। यूजुअली पूरे क्रोमोसोम में एक आध जगह हो जाता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूर जाके दूसरी तरफ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक इधर हो तो एक इधर हो ही सही, ठीक है। पूरे क्रोमोसोम में एक जगह भी एक्सचेंज हो सकता है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, कभी कभी डबल या मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर रेयरली हो सकते हैं, ठीक है। तो निकिंग, एक्सचेंज, एनिलिंग का ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, पैकाइटिन का मेन काम यही है। लेकिन हालांकि हमें ये चीज़ क्लियरली दिखती नहीं, बस वो कॉइल होकर के रहते हैं, उससे ज़्यादा दिखता नहीं है, फिर इस थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है इसको। बट क्रॉसिंग ओवर होता है, मॉर्गन ने इसको प्रूव किया, डिस्कवर किया है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ अल्टीमेटली? क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस वेरिएशन, ओके। और यही वेरिएशन आपके आगे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में काम आएगा, ठीक है, ठीक है। दस इन क्रॉसिंग ओवर जीन्स ऑफ सेम करेक्टर, वही चीज मैंने लिखी है, जीन्स ऑफ सेम करेक्टर, जिसको हम अलीलिक जीन्स भी कहते हैं। जो सेम करेक्टर के जीन होते हैं उनको अलीलिक जीन कहते हैं, ठीक है। आप गेट म्यूचुअली एक्सचेंज, ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं, यूजुअली एक जगह पर, कभी कभी एक से ज्यादा जगह पर। सो इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम यूजुअली सिंगल क्रॉसिंग ओवर occurs at any place, more than one crossing over are very rare। एक से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर रेयर होंगे, एक क्रॉसिंग ओवर के बाद दूसरे के चांस वैसे कम हो जाते हैं, 2 हो गए तो तीसरे के और भी रेयर हो जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर, एक क्रॉसिंग ओवर दूसरे के चांस वैसे भी कम कर देता है। क्रॉसिंग ओवर ध्यान रखिएगा टोटली रैंडम प्रोसेस है। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन हैं, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज एक आध जीन होता है, सारे जीन एक्सचेंज नहीं हो जाते, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, उससे क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर से अल्टीमेटली वेरिएशन आए। पैकाइटिन स्टेज की सबसे खास बात है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये मैंने सेल का पूरा डायग्राम बना रखा है। अभी भी देखिए, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जा ही रहे हैं, स्पिंडल्स बन ही रहे हैं, ये काम रेगुलर चल रहा है। क्रोमोसोम भी कंडेंस हो ही रहे हैं और अब इतने कंडेंस हो गए कि अब हमें टेट्राड फॉर्म दिख रहा है। यही टेट्राड जो है ये यहाँ दिखा रखा और ये कॉइल हो रखे हैं और इनमें क्रॉसिंग ओवर, इनमें एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक का सेगमेंट इधर आ जाएगा, एक का सेगमेंट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर का ये पूरा प्रोसेस पैकाइटिन में होता है। तो ये प्रोसेस जो है इसमें टाइम लग सकता है जो भी है, लेकिन डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। तो पैकाइटिन के हमारे मेन इवेंट क्या क्या रहे? पैकाइटिन का जो हमारा मेन इवेंट है, सबसे पहले तो बाइवेलेंट नाउ बिकम टेट्रावेलेंट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ईच क्रोमोसोम बिकम डायड having 2 sister chromatid and that's why homologous pair is now tetrad with 4 chromatid, tetravalent stage दिखाई देगी। उसके बाद में इनमें कॉइलिंग होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे पर कॉइल कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट विजिबिलिटी में कुछ भी नहीं दिख रहा माइक्रोस्कोप में, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर कुछ सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ और इस एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। और जब ये एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद बाय डिफॉल्ट अपना आप ही ये क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर जाने लगे। ये क्रोमोसोम जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये जो एक दूसरे पर लिपटे हुए हैं तो इनकी कॉइलिंग खुलने लगी, और जैसे ये क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर एक दूसरे से दूर जाते हैं, कॉइलिंग खुलने लगती है, यहीं से स्टार्ट माना जाएगा डिप्लोटीन का, ठीक है। तो अगली स्टेज डिप्लोटीन की शुरुआत यहीं से होती है जब क्रॉसिंग ओवर हो गया और ये एक दूसरे के दूर जाने लगते हैं, ओके।